अरे बच्चों, आग लग गई थी क्या? कैसे हैं बच्चों? अभी मेरे को एक सपना आया और मैं स्कूल से आ रहा था और पीछे से टिकडिंग 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 अकबर बादशाह आ रहे थे। मैंने नमस्कार किया और थोड़ी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आज, तो उन्होंने 2-3 बातें मेरे से पूछी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ये बातें शेयर कर लेते हैं। वो बोले कि मैं तो यार ये धरती और आसमान जहां दोनों मिलते हैं, मैं उस जगह पर जा रहा था। मैंने कहा वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, यही बता देता हूं। और दूसरी बात, आसमान नीला क्यों दिखता है? आसमान नीला क्यों दिखता है और ये कितना ऊंचा है? क्या आप आसमान के कोई रस्सी बांध सकते हो क्या? वहां तक अगर जाना हो तो ये कितनी दूरी है? ऐसी समझ गए मेरी बात? इन दोनों तीनों बातों का जवाब आपके साथ देखिएगा। आप एक ऐसे कल्पना करिएगा, कल्पना को मजबूत करिएगा, विशाल होनी चाहिए कल्पना। इसमें क्या है कि मान लो ये धरती है और इस धरती के चारों तरफ वायु है, और वायु कितनी? 600 किलोमीटर तक। देखिए जैसे मान लो ये पेन जो है वो 600 किलोमीटर का लंबाई है इसकी, तो अगर इस धरती से 600 किलोमीटर इधर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, 600 इधर, यानी ऐसे कल्पना करवाओ, यानी 600 किलोमीटर की चारों तरफ वायुमंडल घेरे हुए। धरती जब सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटती है तो ये वायुमंडल हमेशा साथ साथ चलता है ऐसे। ऐसा नहीं है कि धरती आगे चलेगी तो वायुमंडल पीछे रह जाएगा, इसके साथ गुरुत्वाकर्षण से चिपका रहता है। तो अब आगे जो 2-3 बातें हैं उसको समझने के लिए मैं बोर्ड पर आपको लेके आता हूं। देखिएगा, धरती के चारों तरफ ये वायुमंडल है, इसमें ये ट्रोपोस्फेयर है। इसमें क्या है? ये ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, यानी वायुमंडल की कई सारी परतें हैं। उसमें से जो पहली परत है वो ये है, यहां से यहां तक जो है इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। यानी ये लगभग 13-14 किलोमीटर तक की दूरी पर होती है। यानी पृथ्वी से ये लगभग 13-14 किलोमीटर। यानी आपको समझने के लिए एक अंदाजा दे दूं कि आपके गांव से जहां भी आप रहते हो वहां किसी से पूछ लो कि लगभग 13-14 किलोमीटर दूरी कितनी होती है धरती के ऊपर। ऐसे ऐसे खड़ी दूरी आप ऐसे सोच लो, कल्पना कर लो ऐसे। मेरा कहने का तात्पर्य बस ये है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आप ये देखो, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी, इस क्षोभ मंडल की क्या खास बात होती है कि इस क्षोभ मंडल के अंदर एक तो जो अपन समुद्रों से जो पानी की भाप बनती है वो इसमें होती है, और आंधी आती है, इसके धूल और ये सब कण इसके अंदर होते हैं। तो इसके अंदर धूल के कण भी होते हैं, इससे ऊपर धूल के कण नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। तो इस क्षोभ मंडल की 2 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसें तो होती हैं, इसके अलावा ये सब चीजें होती हैं। इस क्षोभ मंडल को समझने के पश्चात अब आपको ये समझना है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश में आपको पता है 7 रंग होते हैं, क्योंकि उन्हीं 7 रंगों से तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो सूर्य की प्रत्येक किरण के अंदर जो 7 रंग होते हैं, उसमें नीला भी होता है, लाल भी होता है, आपको पता है हरा भी होता है, पीला भी होता है। तो ये सब रंग, मैं इसका अलग से एक स्पेक्ट्रम का वीडियो आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मोटे रूप में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो जब ये प्रकाश की किरण आती है सूर्य से और जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद ये क्या करती है, इस क्षोभ मंडल के ऊपर, जैसे क्षोभ मंडल में प्रवेश करती है तो इस धूल के कणों पर ये प्रकाश की किरण जैसे ही आएगी, तो यहां कोई ऐसे पट्टी नहीं है। यहां ये ध्यान रखना, अपन जैसे मान लीजिए आसमान तो अपने को कटोरे जैसा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। आप ऊपर जाओगे तो आपको कुछ काला नजर आएगा, ये ध्यान रखना। आसमान जैसे वायुमंडल से आप बाहर जाओगे तो काला नजर आएगा, आसमान है ही नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहां से 13-14 किलोमीटर पृथ्वी से लगभग ऊंचाई के ऊपर जब ये बाहर से एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो ये प्रकाश की किरण धूल के कण पर जब आके टकराती है, प्रकाश की किरण आई, आके धूल के कणों पर टकराई। जैसे मान लो ये प्रकाश, ऐसे नहीं, ऐसे समझिएगा कि ये प्रकाश की किरण है, यही बता देता हूं आपको। प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आ रही है, मान लो अपन समझने के लिए 2 को बता रहे हैं। यहां पर कोई धूल का कण है, यहां पर क्या है? धूल का कण। मैंने धूल का कण इतना बड़ा होता नहीं है, वही बात है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। लो मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, अपने को तो बनाना ही है। तो जब धूल के कण पर, मान लो ये धूल का कण है, और जब ये प्रकाश की किरण आकर के इस धूल के कण पर टकराती है, तो टकराने के बाद में क्या होता है कि बाकी रंग तो डिस्टर्ब नहीं होते,
इधर उधर नहीं होते, वो तो बाकी तो धरती की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये जो नीला रंग होता है ना इसके अंदर, प्रकाश की किरण के अंदर जो नीला रंग होता है, ये नीला रंग क्या होता है, बिखर जाता है आसमान में। अब आप इसको ऐसे समझ लिए कि इस घटना को स्कैटरिंग कहते हैं विज्ञान में, और इस घटना को हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं, बिखरना। समझ में आ गई ना बात? तो जब ये प्रकाश की किरणें इतने सारे धूल के कणों पर, सारी धूल की जो धूल के इतने सारे धूल के कण होते हैं, और जब उन धूल के कणों पर जब आकर के वो प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो लगातार आपको वो नीले रंग के बिखरने की क्रिया यानी स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन लगातार चलती रहती है। इस वजह से 13-14 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ये एक नीले रंग का जो आवरण है वो नजर आता है धरती से देखने पर। मैंने कहा है धरती से देखने पर वो नीले रंग का आवरण नजर आता है, और वही आसमान है। रही बात कि ये कितना ऊंचा है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्षोभ मंडल की जितनी ऊंचाई है लगभग वहां जहां धूल के कण शुरू हो रहे हैं वहीं इसका निर्माण होता है। अब आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि धरती और आसमान कहां मिलते हैं। जब आपका सोच, आपकी कल्पना शक्ति इतनी बड़ी हो जाए कि आप ये मानेंगे कि धरती जो है वो गोल है और आपको जैसे चपटी नजर आती है, तो इसको एक समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि धरती तो ऐसे है टेबल की तरह, जबकि मैं कह रहा हूं कि धरती गोल है। तो आप बच्चों इस चीज को ध्यान में रखना कि यदि ये बॉल और थोड़ी बड़ी ले लूं मैं, मान लो, और उसके ऊपर एक चिंटी को छोड़ दूं और उस चिंटी को एक मोबाइल दे दूं और उससे फोन करके मैं पूछूं कि बताइए आपको ये धरती कैसे नजर आएगी, तो चिंटी कहेगी कि मैं तो सीधी चल रही हूं, मुझे तो गोल नजर नहीं आ रही। क्योंकि हम लोग धरती के ऊपर बहुत छोटे छोटे जीव हैं, मनुष्य बहुत छोटे छोटे जीव हैं, इसलिए वो धरती हमारे को गोल नजर आती है। आसमान में जाओगे आप तो धरती, चंद्रमा पर अगर आप जाके देखोगे तो धरती गोल नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझने की है। अब रही बात कि दोनों मिलते हैं, तो जब आपको पता है कि इस धरती के चारों तरफ के वायुमंडल में आप धरती के चारों तरफ घूमते जाओगे, तो आपको आसमान जहां जहां पर ये सूर्य की किरणें जिधर से भी आपको गिरती, इस धरती के ऊपर गिरेंगी, तो आपको पूरा आसमान वहां आपको आसमान, अगर मान लो धरती के आप इस साइड में आ गए तो आपको सूर्य की किरणें, जो कि धरती के चारों तरफ सूर्य की किरणों का आवरण है अपने आप में, क्योंकि जब आप सौर मंडल को पढ़ेंगे तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अपन अभी तो सिर्फ सूक्ष्म रूप में दो चीजों का ही उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए तो आपको अन्यत्र भी धरती के कोनों पर भी ये आसमान इस तरह से नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि धरती और आसमान कहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। इसलिए आपको इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में रखना है कि हमारे को आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और ये कितना ऊंचा है। ये बातें आपको शायद, मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी, और आप लगातार इस कोरोना संकट में घर पर बने रहिए और चैनल के जो भी वीडियो मेरे आ रहे हैं उनको देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।